क्वेश्चन हमारे पास है वो है डिस्कस द फ्यूचर ऑफ सार्क इन द लाइट ऑफ इंडियाज इंक्रीज्ड फोकस ऑन द रीजनल ग्रुपिंग लाइक आसियान एंड बिम्स्टेक। तो ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरे वीडियो में ऑलरेडी ये हो गया है। तो बस यहाँ क्रक्स समझ लेते हैं क्या है कि ये जो सार्क है इसमें एक्चुअली था पाकिस्तान, और इट वाज क्रिएटिंग हर्डल फॉर इंडिया। और ये जो था सार्क एक्चुअली क्या था, ये हम लोग रीजनल इंटीग्रेशन, जैसे कि आपका ईयू बना तो हम लोग भी सार्क की तरह अपना रीजनल इंटीग्रेशन, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, कल्चरल इंटीग्रेशन ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये पाकिस्तान ये चाहता नहीं है कि सुधार हो, क्योंकि अगर सुधार होता है तो इनका लॉस है। अगर रिलेशन अच्छा होता है इंडिया पाकिस्तान का तो इनका लॉस है, क्योंकि इंडिया प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ बिग ब्रदर, और इकोनॉमिकली हम लोग है तो ये लोग सारा कुछ परचेज करेंगे, फिर यहाँ पे सारा डोमिनेंस ये इसके अंदर एंट्री हो जाएगा। तो दे वांट टू टोटली कट ऑफ एंड प्रोटेक्ट देयर पावर, जो यहाँ के जो एलिट है वो नहीं चाहते हैं। यहाँ तक रहा, तो ऑल्टरनेटिव क्या बना हम लोग के पास, बिम्स्टेक। इंडिया को देखना पड़ा बिम्स्टेक की तरफ, बिम्स्टेक और प्लस आसियान। तो आसियान हम लोगों ने देखा, आसियान में जो आपका जो इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, तो यहाँ का भी इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रहा है अभी के टाइम में। तो इंडिया इधर फोकस कर रहा है। प्लस बे ऑफ बंगाल जो इनिशिएटिव उसमें म्यांमार भी इंक्लूडेड है। तो हम लोग का एक रीजनल इंटीग्रेशन हो गया, जिस जहाँ पे हम लोग अवॉइड कर दिए पाकिस्तान को और अपना इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। और यही इसका मेन है, और वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं जो नाम हम लोग को जरूरी है, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इसमें। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, क्रिटिकली एग्जामिन द परसिस्टेंट रिफ्यूजल टू साइन द न्यूक्लियर non-proliferation treaty despite being recognized as a de facto nuclear power. Critically examine India's persistent refusal to sign the nuclear non-proliferation treaty. देखिए अब एनपीटी क्या है, एनपीटी बोल रहा है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन मतलब कोई भी चीज का प्रोलिफरेट होना, मतलब कि उसका बढ़ना, ठीक है, उसका बढ़ना। तो एनपीटी क्या है, ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ये सिर्फ जो कंट्री ऑलरेडी न्यूक्लियर कैपेबल है उनको अलाउ कर रहा है अपना प्रोलिफरेशन करने के लिए। लाइक दे वांट वर्टिकल प्रोलिफरेशन नॉट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब कि और भी कंट्री एक्वायर करें न्यूक्लियर पावर, नहीं, जो भी नया एक्वायर करना चाहता है उसको ये लोग स्टॉप कर देंगे, उसको बोलेंगे हम लोग आपको टेक्नोलॉजी देंगे एडवांसमेंट के लिए, लेकिन आप न्यूक्लियर कंट्री मत बनिए। उससे क्या है, अगर न्यूक्लियर कंट्री कोई बनता है तो उसे खतरा ये है कि आगे चलकर कोई भी वार होता है तो ये जो वेस्टर्न जो पावर है ये किसी और कंट्री पे अपना कंट्रोल नहीं दिखा पाएंगे। वो नहीं चाहते कोई और किसी और के पास भी न्यूक्लियर आ पाए कि वो लोग भी पीछे हट पाए। जैसे कि अभी वार जो होता है, वार बहुत हद तक कम हो चुका है। क्यों हो चुका है? बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कंट्री बिकमिंग न्यूक्लियर पावर, तो चांसेस ऑफ पावर कम होते जा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंडिया डी फैक्टो न्यूक्लियर पावर है, लेकिन यहाँ पे जो ट्विस्ट ये है कि एनपीटी खुद में डिस्क्रिमिनेटरी है, डिस्क्रिमिनेटरी है, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग टोटली अवॉइड कर रहे हैं। इंडिया चाहता है कि या तो हर कोई छोड़ दो, या अगर किसी के पास है तो हमारे पास भी रहने दो, लेकिन वो लोग चाहते नहीं हम लोग के पास रहेगा आपके पास नहीं रहेगा। तो एक तरह का ये आपको विरोधाभास दिखेगा। देखते हैं इसमें क्या है। सो द एनपीटी विच केम इनटू फोर्स इन 1970, देखिए 1970 में ही आता है, एम टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, प्रमोटिंग डिसआर्मामेंट एंड फैसिलिटेट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ तक। इंडिया दैट इज discriminating and does not address a global security concern adequate, that it is discriminating and does not address the global security concern, ठीक है। इंडिया के लिए ऐसा हो रहा है। तो इंडिया अपोजिशन टू एनपीटी क्यों है? तो एनपीटी रिकॉग्नाइज ओनली 5 नेशन, जो कि 5 मेंबर है, रिक्वायर ऑल अदर सिग्नेटरी टू रिमेन नॉन न्यूक्लियर, ठीक है। इंडिया आर्ग्यूज दैट एनपीटी इंस्टीट्यूशनलाइजेस अ न्यूक्लियर अपार्थाइड बाय क्रिएटिंग अ परमानेंट डिवाइड बिटवीन न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर स्टेट, ठीक है। और जो भी देखिए नॉन न्यूक्लियर स्टेट है उस पर ये लोग क्या कर रहे हैं, अटैक कर देते हैं। कौन है? यूक्रेन को ले लीजिए या ईरान को ले लीजिए, तो ये क्या है, दे विल फेस दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। या आप वेनेजुएला का केस देखिए, वहां के पीएम को उठा लिया गया, तो क्यों हुआ? बिकॉज दे आर ये न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। लेकिन नॉर्थ कोरिया वहीं पे चैलेंज किया, कुछ कर पाए नहीं कर पाए, बिकॉज इट्स अ न्यूक्लियर स्टेट। तो ब्रह्मचरणी बोल रहे हैं, हाईलाइट दैट इंडियाज रिफ्यूजल टू साइन एनपीटी स्टेम्स फ्रॉम इट्स रिजेक्शन टू ट्रीटी इनहेरेंट इनइक्वालिटी, ठीक है। तो रिजेक्शन हम लोग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट। India's security concern have played a major role in the refusal to sign the NPT.
एज पर सी राजा मोहन, इंडियाज रिफ्यूजल टू साइन एनपीटी इज रूटेड इन इट्स डिजायर टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए कर रहे हैं और बहुत जरूरी है खुद में कैपेबल होना। एंड इट वाज ड्रीम ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी एंड अब्दुल कलाम। India has long argued that it is a responsible nuclear power despite not being signatory to NAT। अब हमारे श्याम सरन है, ये क्या बोलते हैं, श्याम सरन emphasize India's nuclear doctrine of no first use is based on credible minimum deterrence। Credible minimum deterrence। However, some critics argue that India's stance undermines global non-proliferation efforts। अब यहाँ पे कौन है, सचारी डेविस contends that India's refusal to join NPT complicates effort to prevent the spread of nuclear weapons, particularly in regions like South Asia। M.B. Ramana argues that India's focus on nuclear deterrence diverts attention and resources away from pressing security challenges such as poverty, health and environmental issue। ये पाकिस्तान की भी अप्लाई होता है, लेकिन इंडिया में बहुत हद तक ठीक है, हमें पावरफुल तो रहना ही पड़ेगा। While some critics argue that India's refusal to sign NPT undermines global non-proliferation effort, India's consistent advocacy for disarmament and its responsible nuclear behavior suggests that its non-signatory status does not pose a direct threat to the global nuclear order पे हम लोग कोई threat propose नहीं कर रहे। Now another question we have is India and US have become such a strong strategic partner that they need not become formal allies। ये subject to present time current affairs है, ये चेंज भी होते रहता है, कुछ भरोसा नहीं यूएसए का। इंडिया एंड यूएस रिलेशन हैज अंडरगॉन सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन particularly in the post cold war era। Today they have become strong partners and scholars argue that their strategic partnership has reached unprecedented levels of trust and collaboration। ऐसा लगता नहीं है। India has historically prioritized non-alignment and strategic autonomy in its foreign policy, और अभी भी इंडिया यही करता है, non-alignment strategic autonomy। Even as India extended its ties with US, it remains cautious about entering formal alliance that could limit its foreign policy flexibility। While India seeks closer cooperation with the US areas like defense and technology and avoids formal military alliances, both India and USA share a commitment to democratic values, rule of law, pluralism, which forms bedrock of their partnership। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखा फॉर्मल अलायंस मतलब होता है, फॉर्मल अलायंस मतलब आप बन गए हैं यूएस के स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अलायंस मतलब जैसे नाटो का मेंबर जैसे बन जाना, तो ये हो गया। तो उस तरह नहीं जाके हम लोग अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने फॉरेन पॉलिसी को फ्लेक्सिबल रखे हुए हैं कि कल होकर अगर यूएसए कुछ भी हम लोग से मनमानी ना करवा ले तो हम लोग वी विल सेल थ्रू आवर ओन पॉलिसी। ठीक है, सो बोथ इंडिया एंड यूएसए शेयर कमिटमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, रूल ऑफ लॉ। लेकिन अभी जैसे हम लोग देख सकते हैं ट्रम्प आ चुके हैं, तो ये ही इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसका मतलब अमेरिका का कहानी खराब है, टोटल डिपेंडेंट ऑन डेट एंड अदर फॉरेन कंट्रीज, वहाँ से वो लोग पैसा ले रहे हैं। तो इनके पास अभी क्या है, मिलिट्री है, तो मिलिट्री के दम पे इन लोग सबको धमका के रखे हुए हैं, तो कभी भरोसा नहीं कर सकते यूएसए का। ये टाइम टेस्टेड थ्योरी, यूएसए कभी भरोसा मत करिए। नाउ एजे जेलिस बोलते हैं, हाईलाइट दैट पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन converging interest rather than the need of four alliances। India and USA both view China's rises caution and have driven closer cooperation on security matters। So US India Defense Technology Trade Initiative DTTIT, तो जितना भी न्यूज करंट में चल रहा है, जैसे यूएसए और इंडिया जो साइन कर रहा है, वी हैव टू फॉलो रेगुलरली उन चीजों को, हमें हैव कीप एन आई ऑन देम। Now, US and India have also strengthened their relationship in areas of trade, investment and technology। The Civil Nuclear Agreement, ये 2008 का, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये हुआ था आपका मनमोहन सिंह और यूएसए के साथ। ओपन द डोर फॉर डीपर कोऑपरेशन इन सिविल न्यूक्लियर एनर्जी। हर्ष बी पंत क्या बोलते हैं, आर्ग्यू दैट इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप इज क्रूशियल इन 21st सेंचुरी। ठीक है, हम लोग पार्टनरशिप बना के रखना है। इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड इट्स मार्केट पोटेंशियल आर क्रिटिकल टू यूएस। सपोज करिए आपके पास एक फर्म है, ठीक है, अब आपका कुछ इनकम स्टार्ट हो गया है। सपोज यू आर अर्निंग ₹100, सडनली यू हैव अ पोटेंशियल ऑफ अर्निंग 1000। तो अब आप क्या करेंगे, आप जो कमा रहे हैं आप चाहेंगे उसको आप ऐसा जगह इन्वेस्ट करें कि वो भी आपको रिटर्न दे। तो सिमिलरली इंडिया का ग्रोइंग इमर्जिंग मतलब यही होता है, इकोनॉमिक इमर्जिंग यही होता है कि अगर आप हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम उसे कहीं ना कहीं अच्छी जगह सिक्योर करें। तो सिक्योर करने के लिए हम लोग डील करेंगे, लोगों से मिलेंगे, नए नए कंट्री। तो इंडिया एज अ ग्लोबल लेवल अपने लेवल पे डील करता है। तो सेम कहानी है
और यहाँ देखते हैं 21st सेंचुरी में हम लोग को अपने मार्केट पोटेंशियल यूएसए का जरूरत पड़ेगा. सो हाउ वर्शिप शंकर मेनन आर्ग्यूज दैट फॉर्मल अलायंसेज आर ऑफन रिस्ट्रिक्टिव, ठीक है, एंड कुड इंटेंगल इंडिया इन कॉन्फ्लिक्ट दैट डोंट अलाइन विद स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स. ठीक है, तो इन जैसे नेटो से अगर इंडिया जुड़ता है तो ये बोलेंगे रसिया से आप खत्म करिए कहानी, रशियन ऑयल परचेज करना खत्म करिए. तो इंडिया क्या होगा, इंडिया को जो पैसा बच रहा है वो पैसा नहीं बचेगा. तो इंडिया के इंटरेस्ट को तो खतरा है. क्यों? बिकॉज ही इज नाउ अलायंस फॉर्मल अलायंस ऑफ यूएसए एंड हैव टू फॉलो द डिक्टेट ऑफ यूएसए. ठीक है, वो कल के होकर बोलेगा वेनेजुला से आप रिलेशन मत रखिए, ईरान से रिलेशन मत रखिए. ठीक है, तो इंडिया हैव टू फॉलो द डिक्टेट ऑफ यूएसए, तो वो काम नहीं करना है हमें. वी हैव टू मेंटेन आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. तो टर्म कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी क्या है, स्ट्रेटेजिक. स्ट्रेटेजिक मतलब जहां जहां जरूरत है वहीं वहीं हेल्प लेना है, बाकी आप अपना काम देखिए, आप हम अपना काम देखेंगे, उसे कहेंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. यूज्ड बाय बोथ कंट्री reflect their intent to develop a deep multifaceted relationship without the traditional obligation of military alliance. ठीक है, अदरवाइज वी हैव टू कट आवर रिलेशन विद रसिया, और रसिया से कट करते हैं तो फिर आपको चाइना से कट करना पड़ेगा, चाइना से कट करते हैं तो फिर आपका चाइना का कौन, नॉर्थ कोरिया हो गया. तो इंडिया कैन नॉट गेट द हेल्प और reap the benefits of these other country which are as an incentive or help our economy to further expand. आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. क्रिटिकली एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियाज पैलेस्टीन पॉलिसी इन द वेक ऑफ ऑनगोइंग इजराइल हमास वार. अब देखिए इजराइल हमास का देख सकते हैं, तो इंडिया जैसे इंडिया में 20% या आपको जो मुस्लिम पॉपुलेशन है तो दे आर अगेंस्ट दिस इजराइल पॉलिसी. अगर इंडिया यूएसए के साथ रिलेशन रखता है तो इंडिया हैव टू कट रिलेशन विद इजराइल. इजराइल से हम लोग टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन का, कोस्टल जो आपका ओशन वाटर होता है, ये टेक्नोलॉजी हम लोग से ले रहे हैं, तो हमें वहाँ भी कट करना पड़ जाएगा. दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. देखते हैं क्रिटिकल एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड चेंज इंडियाज पैलेस्टीन पॉलिसी. तो इंडिया क्या करता है, इंडिया सबसे पहले समझते हैं, इंडिया जो है वो इजराइल को भी सपोर्ट करेगा, साइमल्टेनियसली पैलेस्टीन को भी सपोर्ट करेगा. ठीक है, ये इंडिया का पहले से पॉलिसी रहा है. So India's foreign policy is a wake of Israel-Hamas conflict highlights a delicate balancing act that reflects both continuity in its historic position and emerging changes due to the evolving geopolitical realities. So India's support for Palestine cause is rooted in its early post-independence foreign policy. ठीक है, तो इंडिया देखिए पहले से ही पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है. कब से? पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी सेव्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ एंटी colonialism and solidarity with post-colonial nation. As a founding member of NAM, India championed the rights of Palestinian statehood and self-determination. ठीक है. Since the early 1990, India's relationship with Israel has seen significant transformation. With the establishment of full diplomatic relation in 1992, देखिए इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कब बना है? 1992 में बना है. इंडिया इजराइल टाइज हैव डीपेंड अक्रॉस सेक्टर्स सच एज डिफेंस, agriculture and technology. The ongoing Israel-Hamas conflict put India's balancing act to the test. India has condemned all forms of terrorism, including attack by Hamas, but also called for peaceful resolution to the conflict. So this dual approach is consistent with India's long-held view of promoting dialogue and peaceful coexistence between Israel and Palestine. So C. Raja Mohan emphasized that India's response to Israel-Hamas conflict reflects broader effort to maintain a strategic relationship on both sides. On one hand, Israel is crucial defense, ठीक है, डिफेंस पार्टनर है हमारा, जैसे कि वहां से हम लोग आयरन डोम टेक्नोलॉजी लिए हुए हैं, एंड इकोनॉमिक पार्टनर. व्हाइल ऑन द अदर हैंड इंडिया कांट अफोर्ड टू एलिनेट अरब कंट्री, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लार्ज इंडियन वर्क फोर्स है जो वहाँ काम कर रहा है. जैसे कि हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, दे प्रेफर टू गो इन अरब वर्ल्ड, सऊदी अरब में काम करेंगे, कतर में काम करेंगे, दुबई में काम करेंगे. ठीक है, so they prefer to be as a worker out there, so which are vital to energy security. ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी भी है, हाँ वर्क फोर्स है प्लस एनर्जी, जैसे कि हमारे पास ऑयल परचेज वहां से करना है, एंड होस्ट लार्ज एक्सपैट्रिएट इंडियन वर्क फोर्स. ठीक है, so Raja Mohan further argues that India's foreign policy has to carefully balance domestic sensitivities, ये डोमेस्टिक में इसका पे आना चाहता है, with its external strategic interest. Any overt shift towards Israel could provoke criticism.
ठीक है। Moreover, in the context of global geopolitical shifts, India's foreign policy is increasingly driven by pragmatic calculation, driven by pragmatic calculation. The rise of China, shifting alliance in West Asia, India's desire to be recognized as global power have led to it prioritize relation with key strategic partners like the USA and Israel. India's membership in Quad further complicates its position as it must balance these relationships without alienating the key regional actors. So, in conclusion, India's Palestine policy has undergone significant changes driven by strategic interest, economic benefit, and global realignment. Scholars acknowledge the shift towards pragmatism while emphasizing the need for balanced approach. Second question, I discuss the implication of scrapping of the free movement regime with Myanmar by Indian government on the complex ethno-political dynamics of northeastern states. तो ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। एफएमआर क्या है, फ्री मूवमेंट रिजाइम क्या था कि जैसे कि आपका मणिपुर, सपोज करिए मणिपुर हो गया या मिजोरम हो, जो भी बॉर्डर स्टेट है विथ म्यांमार, तो देयर इज 16 किलोमीटर कॉरिडोर जहाँ पे आप लोग इंटरनेशनल ट्रेड ये सब कर सकते हैं। ट्रेड नहीं मतलब आप फ्री मूवमेंट कर सकते हैं, और जहाँ वीजा या मतलब पासपोर्ट नहीं लगेगा। क्यों गया, इसी कम्युनिटी को दिया गया बिकॉज ऑफ देयर कल्चरल एंड एथनिक हिस्ट्री, इसलिए यहाँ दिया गया। जैसे कि नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, तो अक्रॉस बॉर्डर विदाउट वीजा अप टू 60 किलोमीटर। तो ये था ट्राइबल लोग के लिए। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, इसके वजह से आपका इनसिक्योरिटी, ट्रेड, ट्रैफिकिंग और ड्रग्स कॉरिडोर ये सब आपका बनते जा रहा था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के देखिए, ड्रग्स हो गया, आर्म्स हो गया, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो ये सब कॉज होने लगा। तो रिसेंटली गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या हुआ है कि इसको खत्म करने को कोशिश किया है। ठीक है, तो इसका इम्प्लीकेशन जो भी होता है, इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि वहाँ पे फिर से लोग क्या करेंगे, अलग होने का बात करेंगे। ठीक है, इंडियन कम्युनिटी से कनेक्ट करने का बात नहीं करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट को अलग देखेंगे, तो ये प्रॉब्लम है। तो स्क्रैपिंग एफआईआर हैज सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर बोथ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इथनो-पॉलिटिकल डायनामिक्स। ठीक है, यहाँ के इथनो-पॉलिटिकल डायनामिक्स को खत्म करेगा। स्कॉलर्स एम्फसाइज the need for careful consideration and alternative arrangement to mitigate potential negative consequences। तो ये रहा, या एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं दूसरे क्वेश्चन में। लास्ट पे आते हैं, इंडिया एज ऑफ लेट चूजिंग टू डिबंक नॉन अलाइनमेंट इन इट्स परस्यूट ऑफ मल्टी अलाइनमेंट कमेंट। ठीक है, तो ये भी हम लोग कर चुके हैं, इंडिया एज ऑफ लेट चूजिंग टू डिबंक नॉन अलाइनमेंट इन इट्स परस्यूट मल्टी अलाइनमेंट। तो नॉन अलाइनमेंट से हम लोग शिफ्ट होते हुए मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, रीजन क्लियर है, reflects evolving foreign policy priorities. Scholars acknowledge the benefit of this approach but highlight the emerging challenge of navigating complex geopolitics। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट में हम लोग नहीं होते, लेकिन अभी हम लोग रशिया के साथ भी डील करने की कोशिश करते हैं, चाइना के साथ भी है। तो मल्टी अलाइनमेंट हम लोग की तरफ जा रहे हैं हम लोग। एक तरह से मल्टी अलाइनमेंट भी नॉन अलाइनमेंट ही हुआ। नॉन अलाइनमेंट में हम किसी से मिल नहीं रहे थे, तो हम लोग अपने प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। Multi alignment is a response to the rise of China, the changing role of US in global leadership and shifting dynamics in Asia, तो lack of coherence in foreign policy। तो यही सब रीजन है। तो we are done with 2024 paper, we will continue with 2023। thank you।